2010 में एक युवा लड़की एक म्यूजियम गई थी, जहां उसने एक सुनहरा मुकुट देखा। आसपास खड़े लोग कानाफूसी कर रहे थे। ये क्लियोपेट्रा का है, उस लड़की ने पूछा। क्लियोपेट्रा कौन थी? और जवाब में उसे बताया गया, वो एक मिस्र की रानी थी, जिसने दुनिया को अपने हुस्न, दिमाग और ताकत से बदल दिया था। लड़की चुप रही, लेकिन उस दिन से उसने ठान लिया, वो क्लियोपेट्रा जैसी बनना चाहती है, खूबसूरत, बुद्धिमान और ताकतवर। क्लियोपेट्रा, एक नाम जो सुनते ही आंखों के सामने उभर आता है। फिरौन का मुकुट, नीली नदी के किनारे से बहती हवा, और एक महिला जो सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति से अपना राज चलाती थी। यही कहानी है एक ऐसी महिला की, जिसने दुनिया के इतिहास में खुद को ऐसे दर्ज कर दिया जैसे रेगिस्तान की रेत में कोई सोने की लकीर चमक रही हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ क्लियोपेट्रा की, जिसे लिखा है स्टीफन हॉकिंग ने। क्लियोपेट्रा का जीवन इतिहास की किताबों से भरा पड़ा है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये कहानी सिर्फ राजनीति, प्रेम और सत्ता की नहीं। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने दुनिया में अपनी पहचान बनाई अपने फैसलों से। आइए शुरू करते हैं, इस जीवन यात्रा को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। नील नदी की बेटी क्लियोपेट्रा का जन्म 59 ईसा पूर्व में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। वो मिस्र के वंश से तो थीं, लेकिन उनके खून में ग्रीक नस्ल की छाप थी, क्योंकि वो प्टोलेमिक वंश से थीं, जिसे सिकंदर महान की मौत के बाद उनके जनरल ने स्थापित किया था। क्लियोपेट्रा कभी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि वो रानी है। एक ऐसी रानी जिसे राज चलाना है, सिर्फ मिस्र में नहीं बल्कि पूरे रोम के सामने खड़े होकर। उसके पिता टॉलेमी 12वें एक कमजोर राजा थे। राजनीति उनके लिए एक खेल था, और वो अक्सर अपनी गद्दी बचाने के लिए रिश्वत, रिश्ते और रोम के सीनेटरों का सहारा लेते थे। लेकिन क्लियोपेट्रा उनके बिल्कुल उलट थी। बचपन से ही उसे पढ़ने लिखने का शौक था। वो मिस्र की पहली शासक थी जो मिस्री भाषा बोलती थी, साथ ही ग्रीक, अरबी, इथियोपियन और अरामाइक भाषा भी। कहते हैं क्लियोपेट्रा की आवाज़ इतनी मधुर थी कि लोग सुनते रह जाते। वो बात सिर्फ शब्दों से नहीं, दिमाग से करती थी। उसकी नज़रों में एक चमक थी जो बताती थी कि ये लड़की सिर्फ एक रानी नहीं, एक दिमाग है। जब वो महज 18 साल की थी, उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसने अपना राज संभाला। लेकिन मिस्र में राज करना किसी खेल की तरह नहीं था। उसे अपने ही भाई टॉलेमी 13वें के साथ सिंहासन शेयर करना था। भाई बहन की यह साझेदारी जल्द ही एक संघर्ष में बदल गई। रोम उस समय दुनिया का सबसे बड़ी ताकत थी, और मिस्र रोम के लिए एक मोहरा। क्लियोपेट्रा ने राजनीति की बारीकियों को सीखते हुए तय किया, वो रोम के सामने झुकने के बजाय उसे अपने पक्ष में करेगी। कहानी शुरू होती है उस पल से जब वो पहली बार रोम के महानायक जूलियस सीजर से मिलने वाली थी। वो समय था जब मिस्र में गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था। क्लियोपेट्रा को महल से भगा दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक अनोखी योजना बनाई। किलों से घिरी अलेक्जेंड्रिया की रात में एक सैनिक ने एक गलीचे को उठाया। उसमें कोई व्यक्ति छिपा था, और जैसे ही वो सीजर के सामने लाया गया, गलीचा खुला और उससे निकली क्लियोपेट्रा, चमकती आंखों वाली, नीचे तक बहती सफेद पोशाक पहने, शाही अंदाज में मुस्कुराती हुई। सीजर दंग रह गया, सिर्फ उसकी खूबसूरती से नहीं, उसके आत्मविश्वास से। इसके बाद क्लियोपेट्रा और सीजर के बीच एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो रोम की राजनीति से लेकर मिस्र के भविष्य तक फैला। क्लियोपेट्रा ने सीजर की मदद से अपना राज वापस पाया, और सीजर ने मिस्र में एक ऐसा साथी जिसने उसे भी चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। रोम और मिस्र के बीच बनाई गई ये अजीब साझेदारी आने वाले वर्षों में दुनिया को बदलने वाली थी। क्लियोपेट्रा ने उस समय सीजर से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सीजेरियन। कुछ लोग कहते हैं ये क्लियोपेट्रा का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार था, एक पुत्र जो मिस्र के साथ साथ रोम का भी वारिस हो सकता था। लेकिन राजनीति का खेल कभी साफ नहीं होता। सीजर जब वापस रोम लौटा, उसके बाद रोम में सब कुछ बदल गया। वो मारा गया,
और क्लियोपेट्रा एक बार फिर अकेली रह गई। लेकिन जो क्लियोपेट्रा टूट जाती, वो क्लियोपेट्रा कभी नहीं थी। सीजर के बाद उसने एक और रोमन जनरल की तरफ हाथ बढ़ाया, मार्क एंटनी। इस कहानी में आगे क्या होता है, कैसे क्लियोपेट्रा फिर रोम की सत्ता से खेलती है, ये जानने के लिए हम अगले अध्याय में बढ़ेंगे। सीजर की छाया और महत्वाकांक्षा। समय ने क्लियोपेट्रा को एक ऐसा हथियार दिया था जो तलवार से भी खतरनाक होता है, दिमाग। और जैसे ही वो जूलियस सीजर से मिली, उसे समझ आ गया था कि राजनीति का ये खेल सिर्फ हार जीत से नहीं चलता, बुद्धि और चालाकी से चलता है। मिस्र के साम्राज्य में संघर्ष चल रहा था। उसके भाई टॉलेमी 13वें ने सत्ता के लिए उसे महल से बेदखल कर दिया था। लेकिन क्लियोपेट्रा हार मानकर खामोश नहीं बैठने वालों में से नहीं थी। उसने खुद को रोम की सबसे ताकतवर शख्सियत जूलियस सीजर तक पहुंचाने के लिए एक अनोखी योजना बनाई थी। एक गलीचा और एक चतुर दिमाग जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़ा हो गया। उस रात जब क्लियोपेट्रा खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के कमरे में लाई गई, वो पल सिर्फ इतिहास का मोड़ नहीं था, वो एक कहानी की शुरुआत थी। गलीचा खुला और उससे निकली मिस्र की रानी। सीजर उस दृश्य से प्रभावित था, लेकिन क्लियोपेट्रा उसे सिर्फ अपने रूप से नहीं, अपनी बातों से भी बांध रही थी। उसने बात की, अपनी स्थिति की, अपने भाई के अत्याचार की और मिस्र के भविष्य की। सीजर, जो खुद सत्ता के लिए दुनिया से लड़ रहा था, उसने क्लियोपेट्रा की आंखों में वही आग देखी जो उसके अंदर खुद जल रही थी। और तभी उसने फैसला किया, वो उसे मिस्र की रानी बनाने में मदद करेगा। क्लियोपेट्रा और सीजर का रिश्ता सिर्फ निजी नहीं, बल्कि राजनीतिक था। वो दोनों जानते थे कि ये गठबंधन उन्हें शक्ति देगा, क्लियोपेट्रा को मिस्र में और सीजर को पूर्व में प्रभाव। उनकी योजना सफल हुई। टॉलेमी 13वां पराजित हुआ और क्लियोपेट्रा ने फिर से मिस्र के सिंहासन पर बैठकर राज किया। लेकिन इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण फल था एक बच्चा। क्लियोपेट्रा ने सीजर के पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सीजेरियन। उसका अस्तित्व शक्ति का प्रतीक था, एक ऐसा बच्चा जो रोम और मिस्र, दो सभ्यताओं का मिलन था। क्लियोपेट्रा ने एक दिन तय किया, ये बच्चा मिस्र का राजा तो बनेगा ही, लेकिन अगर मौका मिला तो रोम का भी। यही उसकी महत्वाकांक्षा की असली ताकत थी। वो सीजर के साथ रोम भी गई। वो सिर्फ एक मेहमान नहीं, एक संदेश थी। वो सीजर की प्रेमिका नहीं, एक रानी की तरह पेश हुई। लोग उसे देखते, उसकी सोने की जंजीरें, मोतियों का मुकुट और काली सुर्ख आंखें, जिनमें मानो नील की शांति और रेगिस्तान का तूफान दोनों छिपा था। लेकिन रोम की जनता ने उसे ज्यादा पसंद नहीं किया। उन्हें लगा कि ये मिस्री रानी सीजर को मोहकर रोम के फैसलों पर कब्जा करना चाहती है। उनके मन में डर था, क्या क्लियोपेट्रा का बेटा जब बड़ा होगा तो क्या वो रोम का भी वारिस बनेगा? फिर 44 ईसा पूर्व में वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सीजर की हत्या कर दी गई। सीनेट की सीढ़ियों पर उसके अपने ही साथी, अपने ही लोग उसने को गद्दार समझकर छुरा भोंक दिया। क्लियोपेट्रा, जो एक सपने के सहारे मिस्र और रोम दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, सब कुछ टूट गया। रोम उसके लिए अब सुरक्षित नहीं था। वो मिस्र लौट आई, पर अब वो सिर्फ एक रानी नहीं, एक मां थी। उसके हाथों में सीजेरियन था और उसकी आंखों में फिर से वही आग थी, अपने बच्चे के लिए, अपना वतन बचाने की। इस बीच रोम में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया था। सीजर के बाद दो नए चेहरे उभरे, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन। दोनों ही ताकतवर, हिम्मती, लेकिन अलग अलग सपनों के साथ। और क्लियोपेट्रा जानती थी, अगर उसे फिर से रोम के खेल में उतरना है तो उसे एक साथी चाहिए होगा। और वो साथी था मार्क एंटनी। एंटनी एक योद्धा था, सीजर का दायां हाथ, रोम की सेना का नेता और सबसे जरूरी, महत्वाकांक्षी। क्लियोपेट्रा को उसमें वही आग नजर आई जो वो खुद में लिए घूमती थी। और जब एंटनी मिस्र आया, दोनों की मुलाकात इतिहास के सबसे रोमांटिक और राजनीतिक पड़ावों में से एक बन गई। कहते हैं, एंटनी के सामने जब क्लियोपेट्रा ने पहली बार खुद को प्रस्तुत किया, उसने एक सोने के जहाज पर प्रवेश किया। उसके नीचे चांदी की पतवारें थीं,
हवा में फूलों की महक और उसकी पोशाक में ऐसा तेज कि समुद्र की लहरें भी उसे देखकर थम गईं। क्लियोपेट्रा ने एंटनी की आंखों में झांककर कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं मिस्र को तुम्हारी ताकत बना दूंगी। एंटनी मुस्कुराया। उसके दिल और दिमाग दोनों जीत चुके थे और उसने कहा, तुम मेरे साथ हो तो दुनिया का कोई भी हिस्सा हमसे दूर नहीं। और इस तरह शुरू हुई एक नई कहानी, क्लियोपेट्रा और एंटनी की कहानी, प्रेम की, राजनीति की और उस दिल की जो हजारों साल बाद भी धड़कता है। अब मिस्र और रोम एक बार फिर जुड़ चुके थे, पर इस बार खेल और भी खतरनाक था, क्योंकि उनकी आंखों में अब सिर्फ सत्ता नहीं, एक दूसरे का प्यार भी था। लेकिन रोम में कोई था जो इस साझेदारी को नहीं देखना चाहता था, ऑक्टेवियन। वो जानता था अगर एंटनी और क्लियोपेट्रा मिल गए तो रोम उसकी मुट्ठी में नहीं रहेगा। और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष, रोम और मिस्र के बीच, प्रेम और सत्ता के बीच। इस कहानी की गहराई में हम अगले अध्याय में उतरेंगे, जहां युद्ध की तलवारें उठेंगी और दिलों की परीक्षाएं होंगी। युद्ध और प्रेम का संगम। कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां तलवारों से नहीं, दिलों से लड़ी जाती हैं। और क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की कहानी सत्ता और प्रेम का ऐसा संगम है जिसमें युद्ध की आग में दो दिल जलते हुए भी चमकते रहे। क्लियोपेट्रा और एंटनी अब सिर्फ दो नेताओं के नाम नहीं थे, वो एक दूसरे के विश्वासपात्र, साथी और प्रेमी बन चुके थे। उनकी कहानी मिस्र की सरजमीन पर शुरू हुई और वहां से निकलकर रोम की राजनीति तक फैल गई। एंटनी अब सीजर के बाद रोम के 3 शासकों में से एक था। उसका साम्राज्य पूर्वी हिस्सों में फैला था, जबकि ऑक्टेवियन, सीजर का दत्तक पुत्र, रोम और पश्चिमी प्रदेशों को नियंत्रित करता था। दोनों महत्वाकांक्षी, निडर, पर एक बात अलग थी। ऑक्टेवियन की रगों में राजनीति बहती थी, जबकि एंटनी के दिल में क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा ने समझ लिया था, अगर मिस्र को सुरक्षित रखना है तो उसे रोम से युद्ध नहीं करना, रोम के भीतर ही साझेदारी से अपना स्थान बनाना है। और एंटनी के साथ मिलकर वो ऐसा कर सकती थी। एंटनी मिस्र की रानी की तरफ से उतना ही खींचा था जितना वो उसकी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य से प्रभावित था। क्लियोपेट्रा के साथ रहने पर वो एक सेनापति नहीं, राजा जैसा महसूस करता था, और यही ऑक्टेवियन के लिए खतरा था। रोम में अफवाहें फैलने लगीं। एंटनी अब रोम का नेता नहीं, मिस्र की रानी के हाथों में कठपुतली है। लोग कहते क्लियोपेट्रा उसे जहर दे रही है, अपने प्यार का। और ऑक्टेवियन ये अफवाहें फैलाता रहा। वो जानता था जनता की राय बदलना किसी तलवार से ज्यादा घातक होता है। समय बीतता गया और दोनों प्रेमी मिलकर मिस्र पर राज करते रहे। उन्होंने खुद को मिस्र का देवता और देवी घोषित कर दिया। उन्होंने मिस्र को सोने से भर दिया और दुनिया को संदेश दिया, हम सिर्फ प्रेमी नहीं, शासक हैं। लेकिन इस हर उन्नति के साथ रोम का धैर्य टूट रहा था। ऑक्टेवियन ने एंटनी को एक गद्दार बताया और क्लियोपेट्रा को रोम की दुश्मन। युद्ध अब तय था, तलवारें उठ चुकी थीं, भावनाएं टूटने को तैयार थीं। 31 ईसा पूर्व, एक्टियम का युद्ध। समुद्र पर हजारों नावें, दाईं तरफ रोम की सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था ऑक्टेवियन, और बाईं ओर मिस्र के जहाज जिन पर एंटनी और क्लियोपेट्रा की सेना थी। उस दिन मौसम भी जैसे दिल थाम कर खड़ा था। हवा में इतिहास की एक गूंज थी। एंटनी के हाथ में तलवार थी और क्लियोपेट्रा उसके बगल में खड़ी थी, जैसे वो उसे कह रही हो, या तो जीतेंगे या मिलकर मिटेंगे। युद्ध शुरू हुआ और शुरुआत में एंटनी का पक्ष मजबूत दिख रहा था। लेकिन जैसे ही ऑक्टेवियन की सेना ने एक चाल चली, क्लियोपेट्रा ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास पर हमेशा के लिए सवाल छोड़ दिया। उसने अपना जहाज युद्ध के मैदान से हटा लिया। कुछ कहते हैं उसने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उसने अपने और मिस्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। कुछ कहते हैं वो किसी दगाबाजी के चलते अचानक हट गई। लेकिन सच शायद वही है जो किसी माँ, किसी रानी और किसी प्रेमिका के दिल में छिपा था। वो अपने बेटे और अपने राज्य को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती थी। एंटनी ने देखा क्लियोपेट्रा का जहाज युद्ध से हट रहा है।
वो टूट गया। उसने बिना कुछ सोचे अपने जहाज को मोड़ा और उसी की तरफ बढ़ चला। प्रेम ने उसे इतना खींचा कि वो युद्ध भूल गया और प्यार की ओर बढ़ चला। युद्ध खत्म हो गया। ऑक्टेवियन ने युद्ध जीत लिया था। कोई तलवार उतनी गहरी नहीं घुस सकती थी जितनी हार की धार ने एंटनी के दिल में चोट की। एंटनी ने खुद को दोषी माना। वो जानता था उसने न सिर्फ रोम खोया, क्लियोपेट्रा को भी युद्ध की आग में झोंक दिया। उसने अपने कमरे में खुद को बंद किया और कहा, मैंने उस औरत से प्यार किया और इसी प्यार ने मुझे खत्म कर दिया। लेकिन वो प्यार अंत तक बना रहा। क्लियोपेट्रा अलेक्जेंड्रिया लौट चुकी थी और एंटनी घायल, टूटा हुआ उसी महल में पहुंचा जहां क्लियोपेट्रा बैठी थी। उसने अंतिम बार उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिन्होंने उसे शक्ति दी थी, प्यार दिया था। उन्होंने आज हार की चमक लिए चमक रही थीं। एंटनी लेट गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। वो कहते हैं वो मरते वक्त भी सिर्फ क्लियोपेट्रा का नाम ले रहा था। अब क्लियोपेट्रा के सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था। दुनिया उसे तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी जो टूट जाए। उसने आखिरी फैसला ले लिया था, एक फैसला जो उसे अमर कर देगा। इस कथा का अंतिम मोड़ अगले अध्याय में, जहां हम देखेंगे क्लियोपेट्रा कैसे दुनिया को छोड़कर भी दुनिया पर राज कर गई। रानी की आखिरी सांस, समय जैसे थम गया था। महल की दीवारों पर चुप्पी छाई हुई थी और क्लियोपेट्रा अकेली नहीं मगर बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उसके पास था जुल्फों में बंधा इतिहास। उसकी आंखों में अभी भी कोई हार नहीं थी, पर दिल की गहराई में एक शांत निर्णय ले लिया गया था। एंटनी की मृत्यु के बाद अलेक्जेंड्रिया पर ऑक्टेवियन की सेना का कब्जा हो चुका था। रोम जीत गया था और मिस्र उसकी मुट्ठी में आ चुका था। पर ऑक्टेवियन के लिए ये अंत नहीं था। वो अब क्लियोपेट्रा को जिंदा चाहता था ताकि उसे अपनी जीत का प्रतीक बनाकर रोम की सड़कों पर दिखा सके। एक पराजित रानी जिसे उसने गिराया। क्लियोपेट्रा ने यह सुना तो भीतर से कांप गई। पर वो टूटकर रोने वाली रानी नहीं थी। वो मिस्र की देवी थी जिसे सिर झुकाने की आदत नहीं थी। उसने फैसला किया वो ऑक्टेवियन की कठपुतली नहीं बनेगी, अपने आखिरी फैसले की मालिक खुद बनेगी। कहते हैं क्लियोपेट्रा उस दिन एक ऊंचे शाही कक्ष में गई। वहां दीवारों पर मिस्र की कहानियां उकेरी हुई थीं, फराओ के चेहरे, नील नदी की लहरें और देवताओं की छवियां। हवा सुर्ख थी और उसके कदमों में धैर्य। उसने एक संदेश भेजा, मैं ऑक्टेवियन से मिलना चाहती हूं। ऑक्टेवियन उसके सामने आया, संतुष्ट, विजयी। उसने सोचा वो रानी जो कभी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, अब उसके सामने सिर झुकाएगी। लेकिन क्लियोपेट्रा ने सिर नहीं झुकाया। उसने सिर उठाकर कहा, मैं हार मानती हूं, पर मैं खिलौना नहीं बनूंगी। अगर तुम मुझे जिंदा ले गए तो तुम्हें सिर्फ एक पराजित शरीर मिलेगा, रानी नहीं। ऑक्टेवियन उसका यह गर्व देखकर भीतर ही भीतर जल उठा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे विश्वास था रानी के पास कोई चारा नहीं। उसने पहरेदारों को आदेश दिया, उसकी निगरानी करो, उसे मरने मत देना। लेकिन क्लियोपेट्रा हमेशा से 2 कदम आगे रही। उसने मौत को भी मात दे दी। उसने अपने रानी कक्ष में खुद को बंद कर लिया और 2 महिलाओं के साथ रात भर उसने कुछ तैयार किया। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें अंजीर रखे थे, लेकिन उन अंजीरों के नीचे कुछ और, मौत की छाया छुपी थी। वो था एक सांप, एक छोटा मगर मृत्यु देने वाला, जिसे मिस्री पौराणिक कथाओं में एस्प कहा जाता है। उस दिन क्लियोपेट्रा ने आखिरी बार अपनी रूप सज्जा की, सुनहरे कपड़े, मोतियों से जड़ा मुकुट और अपनी आंखों में एक नीली रेखा जैसे मिस्र की नदी की आखिरी लकीर। उसने सांप को अपने सीने में लिया और धीरे धीरे जहर उसके शरीर में फैलने लगा। कहते हैं चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बस एक मुस्कान, जैसे कोई सफर खत्म हुआ हो और कोई दीर्घ सपने की शुरुआत हो रही हो। उसके साथ उसकी 2 विश्वासी दासियां भी थीं, जिन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान किया और क्लियोपेट्रा के साथ संसार छोड़ने का निर्णय किया। जब पहरेदार कमरे में आए, वो दंग रह गए। क्लियोपेट्रा अपने सोने के बिस्तर पर शांत लेटी थी।
उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो मौत को नहीं, कोई मुकुट पहनकर सो रही हो। ऑक्टेवियन को खबर दी गई। वो पहुंचा। उसने देखा रानी चली गई। वो उसे जिंदा रोम ले जाना चाहता था, लेकिन वो मरकर भी मिस्र की रानी रही। कहते हैं उस समय ऑक्टेवियन ने कहा, वो एक साम्राज्य की नहीं, अपने भाग्य की मालिक थी। सिजेरियन, उसका पुत्र, उसे भी मार दिया गया ताकि क्लियोपेट्रा का कोई वारिस दुनिया में ना रहे। मिस्र की रानी, उसके सपने, उसकी महिमा, सब इतिहास बन गया, पर उसका नाम सदियों तक अमर हो गया। उस दिन मिस्र ने न सिर्फ अपनी रानी को खोया, उसने अपनी पहचान को भी खो दिया। क्लियोपेट्रा के साथ मिस्र का राज भी खत्म हुआ और ऑक्टेवियन आगे चलकर ऑगस्टस बना, रोम का पहला सम्राट। लेकिन क्लियोपेट्रा, वो मरकर भी विजेता बनी। उसने किसी की गुलामी नहीं की, उसने अपनी मौत तक को अपना बना लिया। उसकी कहानी, उसकी नजरें, उसका गर्व आज भी इतिहास की किताबों में चमकते हैं, जैसे रेगिस्तान में सुनहरे सूरज की आखिरी रोशनी। क्लियोपेट्रा, एक नाम, एक दास्तान। कहानी के अंत में अक्सर सवाल उठते हैं, क्या ये सच था? क्या वो वाकई वैसी ही थी जैसी कहानियां कहती हैं? क्लियोपेट्रा की कहानी का अंत भले ही दर्दनाक हो, पर उसकी दास्तान, उसकी पहचान, उसकी आग, वो आज भी जलती है। इतिहास में कई रानियां आईं, कई योद्धा आए, पर क्लियोपेट्रा का नाम समय के पन्नों में ऐसे दर्ज है जैसे किसी ने रेगिस्तान की रेत में खून से अपना नाम लिखा हो। मिटाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं मिटता। क्लियोपेट्रा को लोग अक्सर सिर्फ एक खूबसूरत रानी के रूप में देखते हैं, पर उसका असली सौंदर्य उसके दिमाग, उसके निर्णयों और उसकी अटूट हिम्मत में था। वो 7 भाषाएं जानती थी, कई संस्कृतियों की समझ थी और दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यताओं से लड़ने का साहस था। मिस्र की जनता उसे देवी मानती थी। उसने न केवल मिस्र के खजानों को संभाला, बल्कि मिस्र की संस्कृति, परंपरा और भाषा को भी। वो पहली मिस्री शासक थी जिसने सामान्य जनता की भाषा मिस्री बोलना चुना। ये बताता है कि एक रानी होने से पहले वो एक इंसान थी, अपनी जमीन, अपने लोगों से जुड़ी हुई। किसी इतिहासकार ने कहा था, क्लियोपेट्रा की तबाही उसकी सुंदरता नहीं, उसकी बुद्धिमानी थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने रूप से नहीं, अपने दिमाग से खतरा थी। क्लियोपेट्रा का जीवन एक महागाथा है, राजनीति, प्रेम, युद्ध, त्याग, साहस और आत्मसम्मान की। सीजर के साथ उसने सत्ता सीखी, एंटनी के साथ उसने प्रेम का रंग देखा और अपने अंत के साथ ये साबित किया कि वो किसी की कैदी होने से बेहतर मरना चुन सकती है। उसकी मृत्यु के बाद मिस्र में रोमन शासन शुरू हुआ। ऑक्टेवियन, जिसे इतिहास में आगे चलकर ऑगस्टस कहा गया, उसने रोम को साम्राज्य बनाया और क्लियोपेट्रा की कहानी रोम और मिस्र के बीच की आखिरी बलि बन गई। पर उसने खुद को मिटने नहीं दिया, उसने अपनी जीवन यात्रा से दुनिया को सीख दी। क्लियोपेट्रा को कई बार मिथक, रहस्य और आकर्षण के प्रतीक के रूप में दिखाया गया, फिल्मों में, पुस्तकों में, कला में, पर सच्चाई ये है कि वो इतिहास की सबसे सशक्त महिलाओं में से एक थी। आज भी हर लड़की जो सपने देखती है, जो खुद के फैसले लेने की हिम्मत रखती है, जो अपने रास्ते खुद चुनना चाहती है, उसमें कहीं ना कहीं क्लियोपेट्रा जीवित है। और हर बार जब इतिहास के प्रशंसक किसी महान राजाओं के नाम गिनाते हैं, तो उनके बीच एक नाम चमकता है, क्लियोपेट्रा, मिस्र की आखिरी रानी, जो मरकर भी राज करती रही। कहते हैं रानी आखिर में नहीं मरती, वो एक दास्तान बनकर जीवित रहती है। और यही सच है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।